गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो हम चैप्टर नंबर 12 है तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स से पढ़ रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रकाश का व्यतिकरण ये टॉपिक हमने शुरू कर रखा है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रकाश का व्यतिकरण है वो हमने इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हमने पढ़ लिया है कि इंटरफेरेंस क्या होता है वो हमने देख लिया है। इंटरफेरेंस हमें पता है जो व्यतिकरण है उसमें दो प्रकार के व्यतिकरण एक साथ होते हैं, एक संपोषी विनाशी व्यतिकरण दोनों एक साथ होते हैं। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक साथ अकर्स होते हैं तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो है व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले तो व्यतिकरण का मतलब यही है कि लाइट से मिलेगी, प्रकाश है वो प्रकाश से मिल जाता है और मिलने से हमें एक समान प्रकाश से प्राप्त नहीं होगा। जैसे आप डेली लाइफ में देखते हो जब प्रकाश से प्रकाश मिलता है, एक बल्ब पे दो बल्ब हम लगा देते हैं, दो बल्ब से जो रोशनी है वो ज्यादा हो जाती है, बोले तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। बट व्यतिकरण में ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर हम दो प्रकाश को मिलाएंगे तो कहीं पर तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर तो प्रकाश की जो रोशनी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, चमक जो है वो ज्यादा हो जाएगी और कहीं पर क्या होती है बिल्कुल भी विलुप्त हो जाती है, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। लाइट के मिलने से प्रकाश से मिलने से बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो ये दोनों जो घटनाएं हैं, कहीं पर तीव्रता अधिकतम कोई कहीं पर तीव्रता न्यूनतम, इस पूरे संपूर्ण जो घटना है इसी को हम व्यतिकरण प्रारूप बोल देते हैं। ठीक है ना। तो आज हम जो डेली लाइफ में बहुत सारे हमारे पास ऐसे फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, जो प्रकाश के व्यतिकरण पर ही आधारित होते हैं, लेकिन आप उसके बारे में आपको पता नहीं है। हाँ, फिनोमिना आपने देखे हुए हैं लेकिन आपको रियल में वो नहीं पता है कि ये जो घटना हो रही है वो कौन सी मतलब फिनोमिना पर रिलेटेड है, कौन सी घटना पर आधारित होती है। तो आप एडिंग डालना नोट लगाकर। डेली लाइफ फिनोमिनाज रिलेटेड टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डेली लाइफ फिनोमिनाज related to interference of a light। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे नोट लगाकर। प्रकाश के व्यतिकरण पर आधारित दैनिक जीवन में घटनाएं। ओके, अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल या घटना बताता हूं। जैसे साबुन का बुलबुला जो है, साबुन का बुलबुला आपने देखा होगा सबने, बुलबुला रे बुलबुला साबुन का बुलबुला, सबने बुलबुला देखा होगा साबुन का। साबुन के बुलबुले की दो परत होती हैं, अंदर से खोखला होता है साबुन का बुलबुला, सोप बबल जो होता है वो अंदर से क्या होता है, होलो होता है। ठीक है। तो आप साबुन के बुलबुले को बाहर से देखते हैं तो आपको 7 स्पेक्ट्रम नजर आते हैं, उसमें 7 कलर नजर आते हैं। आते कि नहीं आते? 7 कलर नजर आते हैं कि नहीं आते? अरे आते हैं ना। नहीं आते तो आप देखो जब कपड़े धोते हैं तो जो झाग आता है उससे बुलबुले उठते हैं, तो उस बुलबुलों पर आपको 7 कलर नजर आते हैं। वो जो 7 कलर का दिखना साबुन के बुलबुले में या सोप बबल्स है उसमें 7 जो कलर का स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है, दैट इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही साबुन का जो बुलबुला है वो उससे हमें 7 कलर के मतलब स्पेक्ट्रम, 7 रंगों का स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। वो क्यों होता है? क्योंकि साबुन के बुलबुले के 2 पृष्ठ होते हैं, एक बाहरी पृष्ठ होता है, एक आंतरिक पृष्ठ होता है। जब सूर्य से आने वाला जब श्वेत प्रकाश से उस पर गिरता है तो प्रावर्तन होता है, बाहरी वाले पृष्ठ से भी प्रावर्तन होता है और अंदर वाले पृष्ठ से भी प्रावर्तन होता है। और वो जो प्रावर्तित तरंगे है, बाहरी वाले पृष्ठ और आंतरिक वाले पृष्ठ, वो प्रावर्तित तरंगे जो है वो आपस में क्या होती है, मिलती है। ठीक है ना। और उनके मिलने से क्या होगा, व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा। ओके, जिससे हमें वो 7 कलर नजर आते हैं। 7 कलर क्यों नजर आते हैं हम आगे देखेंगे
कि व्यतिकरण में हमें एक वर्णीय प्रकाश चाहिए, एक रंग का प्रकाश चाहिए। अगर श्वेत प्रकाश हम व्यतिकरण प्रारूप में काम में नहीं ले सकते, अगर श्वेत प्रकाश अगर आपतित होगा तो हमें सातों स्पेक्ट्रम नजर आते हैं। तो साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है, इसलिए साबुन के बुलबुले पर सातों रंग नजर आते हैं। क्यों आते हैं उसका कॉन्सेप्ट हम आगे देख लेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो अगर हम मान लो पानी है, ठीक है ना, अगर हम पानी में अगर तेल की बूंद डाल दे, पानी में क्या तेल की बूंद अगर डाल दे तो तेल की जो बूंद है उस पे भी हमें 7 कलर के स्पेक्ट्रम नजर आता है, 7 कलर का स्पेक्ट्रम हमें शो होता है, ठीक है ना। उससे जो तेल की जो बूंद है उस पर भी हमें 7 रंग नजर आते हैं। ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर है, क्योंकि जो तेल की जो पतली परत होगी, हमें पता है कि तेल है वो पानी में घुलेगा नहीं, वो ऊपर ही तैरता है पानी के। तो तेल की जो पतली परत है, ऑयल की जो थिन लेयर है, उसकी भी क्या होगी, 2 लेयर होगी, एक ऊपर वाली लेयर होगी और एक नीचे वाली होगी। तो ऊपर वाली लेयर से भी रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, और नीचे वाली से भी होगा। और वो दोनों जो परावर्तित तरंगे हैं ऊपर और नीचे वाले सतह से, वो आपस में मीट होती है, जिससे इंटरफ्रेंस व्यतिकरण प्राप्त होता है। और उस व्यतिकरण से हमें चूंकि यहाँ पर श्वेत प्रकाश है, परावर्तित जो दोनों तरंगे होंगी वो श्वेत होंगी, और श्वेत प्रकाश अगर मिलता है तो हमें 7 रंग नजर आएंगे। कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, हम देखेंगे, हम आगे देखेंगे। व्यतिकरण प्रारूप में हम एकवर्णीय प्रकाश काम में लेते हैं, अगर श्वेत प्रकाश काम में लेंगे तो व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त नहीं होगा, अच्छा प्राप्त नहीं होगा। अब में जो फ्रिंजें मिलेंगी, जो पट्टिकाएं मिलेंगी, वो समान चौड़ाई की नहीं मिलेगी। ओके, उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट जो है, विपर्यास है, वो हमें अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ डेली लाइफ में एग्जाम्पल है, और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे डीवीडी होती है, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। डिस्क आप सबने देखी होगी, डीवीडी या सीडी आपने सबने देखी होगी। देखिए ना, आप उस डीवीडी या सीडी को भी ऊपर से देखते हैं तो उसमें भी हमें 7 कलर का जो स्पेक्ट्रम है वो सीन होता है, दिखता है कि नहीं दिखता, वो भी ड्यू टू द रिफ्रैक्ट, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही हमें वो 7 रंग नजर आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो नेवी एयर फोर्स में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेवी एयर फोर्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन तो आया हुआ है कि जो सोप बबल है, ठीक है, जो साबुन का बुलबुला है, साबुन के बुलबुले पर सब तरंगे या 7 रंग दिखाई देने का क्या कारण है, ठीक है ना। तो इसका कारण किस घटना पर आधारित है, ये है प्रकाश के व्यतिकरण की घटना पर आधारित होता है, ठीक है ना। ओके, आप क्या करोगे, जैसे श्वेत प्रकाश इनमें 7 रंगों में विभक्त हो रहा है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, आप करोगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। लेकिन यहाँ वर्ण विक्षेपण नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ठीक है ना। तो आप 1 नंबर में लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखना, साबुन के बुलबुले की सतह पर सात रंगों का स्पेक्ट्रम दिखाई देना, या 7 रंगों का दिखाई देना। या साबुन के बुलबुले की सतह का रंगीन दिखाई देना, ऐसे भी आप लिख सकते हो, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, रंगीन होता है वो, ठीक है ना, अलग अलग कलर दिखते हैं। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है, ये किस घटना पर आधारित होता है, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना पर आधारित होता है। अगला पॉइंट लिखना, पानी में तैरती तेल की बूंद, पानी में तैरती तेल की पतली परत लिखना, पानी में तैरती तेल की पतली परत का रंगीन दिखाई देना,
ओके। अगला लिखना सीडी या डीवीडी का, सीडी कैपिटल सी और डी कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, या डीवीडी का रंगीन दिखाई देना। ये सारी जो घटना है जो आप डेली लाइफ में देखते हो, दैनिक जीवन में देखते हो, ये प्रकाश के व्यतिकरण पर आधारित होती है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखोगे, द सरफेस ऑफ द सोप बबल, द सरफेस ऑफ द सोप बबल appeared colorful, appeared colorful। सोप बबल की जो सरफेस है वो कलरफुल नजर आती है। सेकंड पॉइंट लिखना, द सरफेस ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑयल, द सरफेस ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर, फ्लोटिंग on water appeared colorful, appeared colorful। नेक्स्ट लिखना, सरफेस ऑफ सीडी और डीवीडी appeared colorful, सरफेस ऑफ सीडी और डीवीडी appeared colorful। Okay, these are the some examples or some phenomena related to the interference of light। प्रकाश के व्यतिकरण पर आधारित कुछ दैनिक जीवन में घटनाएं हैं जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो घटनाएं हैं वो प्रकाश के व्यतिकरण पर आधारित होती है। ओके, दैट्स फिनोमिना अकर्स ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। ओके, अब एडिंग डालना, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। ठीक है, मतलब कहने वाला ये कि प्रकाश का व्यतिकरण कब होगा, कहने वाला दो प्रकाश तरंगे आपस में मिलेंगी तो व्यतिकरण प्रारूप कब प्राप्त होगा, तो ये अगर शर्तें लागू होंगी तभी व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एडिंग डालेंगे, नेसेसरी कंडीशंस फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ ए लाइट, नेसेसरी कंडीशंस फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ ए लाइट। ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखना, टू लाइट सोर्सेस, टू लाइट सोर्सेस टू लाइट सोर्सेस should be coherent, should be coherent, टू लाइट सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। फर्स्ट कंडीशन है ये, टू लाइट सोर्सेस, एक नंबर लगा के लिखना, टू लाइट सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। दैट मीन्स विच इमिट वेव्स, दैट मीन्स विच इमिट वेव्स हैव constant phase difference with time, have constant phase difference with time। ओके, कहने का मतलब ये है कि लाइट सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। कल मैंने आपको बताया था लाइट सोर्स है वो कोहेरेंट होने चाहिए, अगर कोहेरेंट नहीं होंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन नहीं होगा। तो हमें पता है कि इंटरफेरेंस तभी होगा जब दो लाइट वेव मिलेंगी, तो वो दोनों जो लाइट वेव जो आएंगी वो कोहेरेंट लाइट सोर्स से आनी चाहिए। अगर नॉन इनकोहेरेंट लाइट सोर्स है तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट कंडीशन ये कि लाइट सोर्स कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए। ओके ओके,
हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे पहला पॉइंट, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, अर्थात उनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर। कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों का मतलब यही तो होता है, यही तो मैंने कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों की परिभाषा लिखवाई थी, अर्थात उनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। उनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए। ओके, सेकंड कंडीशन लिखेंगे 2 नंबर, एक लाइन छोड़ दो बीच में, ठीक है ना। ओके, 2 नंबर लगा के लिखो, लाइट सोर्सेस should be monochromatic. 2 light sources should be monochromatic. Monochromatic. Okay, 2 light sources should be monochromatic. मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक ही रंग का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही रंग का। that means which emit waves, have equal frequency and equal wavelength. Equal frequency and equal wavelength. Equal frequency and equal wavelength. ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक लाइन छोड़कर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होने चाहिए। एक वर्णीय होनी चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होने चाहिए। एक वर्ण का मतलब रंग होता है, एक ही रंग का होना चाहिए, अर्थात उनसे उत्सर्जित तरंगों की आवर्ती तथा तरंगदैर्घ्य समान होना चाहिए। अर्थात उनसे उत्सर्जित तरंगों की आवर्ती तथा तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए। ठीक है, देखिए हमें पता है कि एक ही कलर की हमें लाइट लेनी है। ठीक है, अगर हम व्हाइट लाइट ले लेंगे तो व्हाइट लाइट इज द कंपोजिट ऑफ द 7 कलर। जो सफेद रंग का प्रकाश होता है वो 7 रंगों का युग्म होता है और अलग अलग रंग की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। और तरंगदैर्घ्य अगर अलग अलग होगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। कैसे होगी फ्रीक्वेंसी अलग अलग, यहां से हम देखते हैं। जैसे मान लो ये कोई वेव है, किसी लाइट सोर्स से प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, हमें पता है कि जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द वेव। ये कंप्लीट वेव होगी, इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ये किसी एक कलर के लिए है। दूसरे कलर की बात करें तो दूसरे वाले कलर के लिए हमें पता है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। डिफरेंट बोले तो ऐसे मान लो दूसरी वेव ऐसे है, ये कंप्लीट वेव यहाँ हो रही है, कंप्लीट वेव यहाँ, तो इसकी वेवलेंथ ये, इसकी लेमडा 1 मान ली, इसकी लेमडा 2, इसकी वेवलेंथ ये अलग रहेगी नहीं है। वेवलेंथ अगर डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि इसका टाइम पीरियड ये इतना है t1 और इसका टाइम पीरियड क्या है t2 इतना है। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू क्या होता है 1/t। टाइम पीरियड अगर डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी।
ओके, तो अगर हम अलग अलग कलर, अगर हम एक ही कलर की लाइट यूज में लेनी है, जिससे कि हम जो हमारे पास एक ही कलर, जैसे इधर भी रेड, दोनों जो लाइट सोर्स होंगे वो एक ही कलर के होंगे, ये इधर रेड है तो इधर भी रेड वाला होना चाहिए, दोनों जो वेव्स मिलेगी वो रेड कलर की मिलनी चाहिए। ये नहीं कि इधर एक रेड ले लिया और एक पर हमने येलो ले लिया, ऐसा होगा तो इन दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग होगी, और फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगी तो हमें इंटरफेस पैटर्न है वो नहीं ऑब्टेन होगा। ठीक है ना। तो लाइट सोर्स कैसे होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णीय होने चाहिए। एक वर्णीय अगर लाइट सोर्स होंगे तो उनकी फ्रिक्वेंसी इक्वल होगी और तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखना। देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ सुपर इम्पोजेज वेव्स, एम्पलीट्यूड ऑफ सुपर पोजेज वेव्स, amplitude of superposed waves should be equal or nearly equal. Should be equal or nearly equal, full stop, due to which total darkness occurs in the case of destructive interference, due to which total darkness occurs in the case of destructive interference and good contrast obtained between the fringes, good contrast obtain the fringes। कॉन्स्टेंट बोले तो हमें फ्रिंजे है वो साफ सुथरी नजर आएंगी, मतलब क्लियर, कॉन्स्टेंट बोले क्लियर, हमें जो फ्रिंजेज है वो ऑब्टेन होगी, हमें फ्रिंजेज साफ सुथरी अच्छी दिखेगी। ठीक है, जो पट्टिका मिलेगी हमें, जो ब्राइट और डार्क जो हमें पट्टिका दिखती हैं, जो हमें बैंड्स नजर आते हैं वो क्लियरली सीन होंगे, उनमें जो कॉन्स्टेंट है वो अच्छा दिखेगा, सेम मतलब वो विड्थ की मिलेंगी। ठीक है, ओके। तो एम्पलीट्यूड हमने बताया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस में तो एम्पलीट्यूड इक्वल हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस में तो बढ़ के आएगा। ठीक है ना, मान लो एक का 4 एम्पलीट्यूड है, एक का 10 है तो 14 आ जाएगा और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। बट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस में हमें क्या चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस बोले तो अगर हमें इंटरफेस पैटर्न ऑब्टेन करना है, अपना एकदम क्लीन इंटरफेस पैटर्न हो, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस में जो इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी वो 0 मिलनी चाहिए, बोले तो वहां पर लाइट नहीं होनी चाहिए, और लाइट वहां पर तभी नहीं होगी जब एम्पलीट्यूड 0 आएगा। तो एम्पलीट्यूड 0 तभी आएगा जब हमें पता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक का क्रिस्ट दूसरे के ट्रोट पर सुपर इम्पोज होता है, तो दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल होंगे, तो दोनों एक दूसरे को जब एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होंगे तो ओवरलैप हो जाएंगे, और जो एम्पलीट्यूड मिलेगा रिजल्टेड वेव का वो 0 मिलेगा। तो एम्पलीट्यूड इक्वल होंगे तो रिजल्टेड वेव का एम्पलीट्यूड 0 आएगा, जिससे इंटेंसिटी 0 मिलेगी। इंटेंसिटी 0 मिलेगी तो इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें टोटल डार्कनेस ऑब्टेन होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हमें क्लियर ऑब्टेन हो, इसके लिए हमें क्या चाहिए कि एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरपोजिट वेव, जो अध्यारोपित तरंगे हैं, उनका आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अध्यारोपित तरंगों का आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए।
जिससे कि विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में पूर्णतः अंधकार की स्थिति उत्पन्न हो। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में पूर्णतः अंधकार की स्थिति उत्पन्न हो तथा फ्रिंजों के मध्य अच्छा विप्रयास प्राप्त हो। फ्रिंजों के मध्य अच्छा विप्रयास प्राप्त हो। विप्रयास बोले तो गुड लुकिंग अच्छी फ्रिंजें प्राप्त होंगी। ठीक है ना? ओके। तो मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रिक्ट जो संपोषी व्यतिकरण है उसमें तो आयाम बराबर हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विनाशी व्यतिकरण का मतलब ये है कि हमें तीव्रता 0 करनी है, और तीव्रता 0 तभी होगी जब दोनों अध्यारोपी तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होंगे, तभी एक का तरंग दूसरे के गर्त पर पूर्णतः अध्यारोपित हो जाएगा, जिससे परिणामी तरंग की तीव्रता जो है हमें शून्य प्राप्त होगी। तीव्रता शून्य हो जाएगी तो वहां पर टोटल पूर्णतः अंधकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए ही हमें दोनों अध्यारोपी तरंगों का आयाम है वो बराबर या लगभग बराबर लेना पड़ेगा। ठीक है ना? अगला पॉइंट लिखना, बोथ लाइट वेव्स शुड बी ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। बोथ लाइट waves should be travel in a same direction. हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, तभी तो मिलेंगी ना। अलग अलग दिशाओं में अगर वो गमन करेंगी तो मिलेंगी कैसे? किसी निश्चित दिशा में चलेंगी तभी तो मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। ओके, अगला पॉइंट लिखना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, प्रकाश स्रोत या स्लिटों की चौड़ाई, प्रकाश स्रोत या स्लिटों की चौड़ाई अत्यंत संकीर्ण होनी चाहिए, अत्यंत संकीर्ण होनी चाहिए। ठीक है? ये हम जब यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि जो यहाँ तो हम प्रकाश स्रोत, वहां पर जो हमारे पास दो जो कला संबंध प्रकाश स्रोत होंगे, दो जो टू कोहेरेंट लाइट सोर्स होंगी, वो लाइट सोर्स टू स्लिट्स होंगी। क्या होगी? टू स्लिट्स होंगी, और वो स्लिट्स है वो नेरो होने चाहिए, संकीर्ण होनी चाहिए। अगर संकीर्ण नहीं होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कारण लिखो। ठीक है? नीचे लिख लेना कारण। ठीक है? क्वेश्चन आ गया कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों प्रकाश स्रोत संकीर्ण क्यों होने चाहिए? तो कारण ये है, इसका कारण लिखना, लिखो। एक विस्तृत प्रकाश स्रोत, एक विस्तृत प्रकाश स्रोत, एक विस्तृत प्रकाश स्रोत कई संकीर्ण प्रकाश स्रोतों से मिलकर बना होता है। एक विस्तृत प्रकाश स्रोत कई संकीर्ण प्रकाश स्रोतों से मिलकर बना होता है। ठीक है? पूर्ण विराम।
ये संकीर्ण प्रकाश स्रोत अलग अलग व्यतिकरण प्रारूप उत्पन्न करेंगे। अलग अलग व्यतिकरण प्रारूप उत्पन्न करेंगे जो परस्पर अतिव्यापित होकर पर्दे पर एक समान तीव्रता का प्रदीपन उत्पन्न करेंगे। जो परस्पर अतिव्यापित होकर पर्दे पर एक समान तीव्रता का प्रदीपन बोले तो चमक बोलते हैं, प्रदीपन उत्पन्न करेंगे, अर्थात व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त नहीं होगा। अगर हमारे पास हमने स्लिट की चौड़ाई ज्यादा ले ली, मतलब प्रकाश स्रोत अपना चौड़ा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक वाइड जो सोर्स है, एक विस्तृत प्रकाश स्रोत है, वो कई छोटे छोटे प्रकाश स्रोतों से मिलकर बना होगा। इससे लाइट वेव प्रोड्यूस होगी, इससे होगी, वो मिलेगी, व्यतिकरण प्रोड्यूस होगा, इससे मिलेगी, वो व्यतिकरण प्रोड्यूस करेगा, इससे मिलेगी व्यतिकरण। अलग अलग जो प्रकाश स्रोत है संकीर्ण, ये पूरा प्रकाश ये एक ही था अपने पास। अगर हम विस्तृत प्रकाश स्रोत ले लें तो वो कई संकीर्ण प्रकाश स्रोतों से मिलकर बना माना जाता है, ठीक है। तो ये संकीर्ण प्रकाश स्रोत है वो अपना अलग अलग व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त करेंगे, और वो जो व्यतिकरण प्रारूप है जो अलग अलग संकीर्ण प्रकाश स्रोतों से मिला है, नेरो जो सोर्स है उससे मिला है, वो सारे जो व्यतिकरण प्रारूप है वो आपस में मिलकर पूरे पर्दे पर एक समान तीव्रता का प्रदीपन उत्पन्न करेंगे। एक समान तीव्रता का मतलब ये है कि पर्दे पर पूरा क्या होगा, ब्राइट दिखेगा, वहां पर हमें काली पट्टिका नहीं दिखेंगी। सारे व्यतिकरण प्रारूप एक साथ मिलकर पर्दे पर एक ही तीव्रता का प्रकाश दिखेगा। ओके, हमें व्यतिकरण प्रारूप में हमें क्या चाहिए, व्यतिकरण प्रारूप में हम उसे बोलते हैं, किसे बोलेंगे कि हमें एकांतर क्रम में काली व चमकीली पट्टियों का एक समूह चाहिए, वही व्यतिकरण प्रारूप होगा। अगर एक समान तीव्रता पर्दे पर आ रही है तो व्यतिकरण प्रारूप नहीं है। तो इसी कारण जो प्रकाश स्रोत है वो संकीर्ण होने चाहिए, विस्तृत बोले तो चौड़े नहीं होने चाहिए। चौड़े होंगे तो कई प्रकाश स्रोतों से मिलकर बना होगा, उनसे उत्सर्जित तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा। अलग अलग संकीर्ण प्रकाश स्रोत अपना अलग अलग व्यतिकरण प्रारूप बनाएगा, और वो सारे जो व्यतिकरण प्रारूप है वो एक साथ मिलकर पर्दे पर एक समान चमक का प्रदीपन या कोई प्रारूप या कोई पैटर्न उत्पन्न कर देंगे, जो कि व्यतिकरण प्रारूप नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे the size of light sources or slits should be narrow because a wider light source assumed to be made of a wider light source assumed to be made of multiple narrow light sources, ठीक है। एक अगर हम एक विस्तृत एक वाइडर लाइट सोर्स लेंगे तो वो कई छोटे छोटे नैरो लाइट सोर्स से मिलकर हम मानते हैं,
ठीक है ना, मेड ऑफ मल्टीपल नैरो लाइट सोर्सेस, फुल स्टॉप। These narrow light sources produced individual. These narrow light sources are produced individual interface pattern, individual interference pattern on the screen. Which are superimposed together, and obtained pattern on the screen of same frequency, and obtained pattern on the screen of the same intensity, full stop. So interference pattern is not obtained. So interference pattern not obtained. Okay, अगर एक वाइडर लाइट सोर्स होगा तो वो कई नैरो लाइट सोर्स से मिलकर बना होगा, और ये नैरो लाइट सोर्स है, इनसे जो वेवलेट्स प्रोड्यूस होगी, इनसे जो वेव प्रोड्यूस होगी, वो आपस में मिलकर ये अलग अलग जो नैरो लाइट सोर्स है वो अपना अलग अलग इंटरफेस पैटर्न बनाएंगे, और वो सारे के सारे इंटरफेस पैटर्न्स है वो कंबाइन हो जाएंगे, मीट हो जाएंगे, और वो सारे इंटरफेस मीट होकर हमें जो स्क्रीन पर क्या दिखेगा, सेम इंटेंसिटी का कोई पैटर्न मिलेगा। बट हमें पता है कि इंटरफेरेंस है वो सेम इंटेंसिटी का पैटर्न नहीं होता। इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस इज द ग्रुप ऑफ द अल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज। ओके, तो जो अपना इंटरफेरेंस पैटर्न होता है उसमें अल्टरनेट ऑर्डर में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज मिलती है, न कि सेम इंटेंसिटी का कोई पैटर्न मिलता है। तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन नहीं होगा, तो लाइट सोर्सेज शुड बी नैरो, नैरो होने चाहिए। अगर वाइडर लेंगे तो ये कंडीशन इंटरफेरेंस नहीं होगा। ओके, अगला पॉइंट लिखो। दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अति निकट होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अति निकट होने चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि एक इतनी दूर है, एक इतनी दूर है, इससे लाइट आई मान लो नहीं पहुंची, ठीक है ना, एक दूसरे के पास नहीं पहुंचते, ठीक है ना। तो दोनों लाइट सोर्स वो पास पास होने चाहिए, जिससे कि आसानी से उनसे जो उत्सर्जित जो वेव्स है, ठीक है, तरंगे वो मिल सके, ठीक है ना। दोनों जो लाइट सोर्स है वो पास पास होने चाहिए, अति निकट होने चाहिए। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, both light sources should be very near to each other या very close to each other। वेरी क्लोज टू ईच अदर या वेरी नियर टू ईच अदर। ओके, अगला पॉइंट लिखो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे पॉइंट नंबर 7 ही है ना, पॉइंट नंबर 7 लिखो। दोनों प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के मध्य पथांतर अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के मध्य पथांतर अधिक नहीं होना चाहिए।
दोनों प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के मध्य पथांतर अधिक नहीं होना चाहिए। पथांतर बोले तो दोनों के पथों में अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि एक डिस्टेंस तो एक जो वेव है वो तो थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल करे और एक है वो बहुत अधिक दूरी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उनके पथों में अंतर बहुत ज्यादा होगा। अब मान लो एक आप जयपुर में कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और एक व्यक्ति मालसीसर में बैठा है, उन दोनों को मिलना है। मालसीसर वाला व्यक्ति बोला कि अलसीसर आ जाओ, तो बताइए मलसीसर से अलसीसर जाने में तो आपको पता है कि 5 मिनट लगते हैं, वो तो 5 मिनट में पहुंच जाएगा और पहुंच के बैठा रहेगा। अब जयपुर वाला मलसीसर अलसीसर आने में बहुत अधिक टाइम लगेगा, तो उनका क्या मिलाप होगा क्या? जरूरी नहीं है कि वो किसी क्षण मिलेंगे ही, है? तो दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस, दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी उनमें ज्यादा गैप, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि वो किसी क्षण किसी टाइम एक दूसरे के साथ मिलेगी, और अगर वो नहीं मिलेंगी तो इंटरफेस पैटर्न ऑब्टेन नहीं होगा। मिलाप जरूरी है, मिलेंगी तभी इंटरफेस पैटर्न व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा। कारण लिखेंगे, इसका कारण लिखो। यदि दोनों प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के मध्य, कारण एडिंग डाल के लिखना, ठीक है। क्वेश्चन आ गया कि यंग के द्विस्लिट या द्विछिद्र प्रयोग में दोनों कला संबंध प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के मध्य पथांतर अधिक क्यों नहीं होना चाहिए? इसका कारण ये है, यदि दोनों प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के मध्य पथांतर अधिक हो तो आवश्यक नहीं है कि दोनों तरंगे किसी क्षण एक स्थान पर मिले। तो आवश्यक नहीं है कि दोनों तरंगे किसी क्षण एक स्थान पर मिले, क्योंकि किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगे, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगे तरंग श्रृंखला के रूप में होती है। किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगे तरंग श्रृंखला के रूप में होती हैं, जिनकी लंबाई सीमित होती है। जिनकी लंबाई क्या होती है? सीमित होती है। अतः पथांतर अधिक होने के कारण व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त नहीं होगा। मिलेंगी नहीं तो व्यतिकरण प्रारूप कैसे प्राप्त होगा? अतः पथांतर अधिक होने के कारण व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त नहीं होगा, तो पथांतर कम ही लेना है। ज्यादा पथांतर होगा तो व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तरंगे किसी स्थान पर मिलेंगी। ये कह रहा मतलब हम स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि दोनों तरंगे मिल जाएंगी, ठीक है ना। एक ने एक कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एक ज्यादा डिस्टेंस, मान लो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो बीच में ही रहेगी, क्योंकि तरंग की लंबाई सीमित होती है। इसको समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे द पाथ डिफरेंस, पाथ लिखना, पाथ डिफरेंस, नॉट फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द superposed waves, the path difference between the superposed waves
शुड बी लेस, शुड बी लेस, शुड बी लेस, कम होना चाहिए पाथ डिफरेंस। इसका कॉज लिखना, नीचे कॉज लगाकर एडिंग डाल के लिखो, लिखो इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द light waves is more than it is not necessary, then it is not necessary that these waves are meet at a point at any instant. These waves are meets at a point at any instant, because light waves produced from any light source in the form of wave series, light waves produced from any light source in the form of wave series whose length is finite, ओके, लेंथ फाइनाइट होती है। आप देखिए सिंपल से एग्जांपल देता हूं, कोई बल्ब है, ठीक है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस आगे जाते हैं, मतलब जैसे बल्ब से दूर जाते हैं, वैसे वैसे लाइट की इंटेंसिटी कम नहीं हो जाती क्या? अगर मान लो एक बल्ब यहां पे है, एक बल्ब आपने 100 मीटर दूर लगाया है, क्या दोनों से जो लाइट प्रोड्यूस होकर क्या मिलेंगी? कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसके पास में इंटेंसिटी ज्यादा है, दैट इज डोपलर इफेक्ट। इसको डोपलर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ साथ वेरी होती है, ठीक है ना, इंटेंसिटी या वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी वेरी होती रहती है, डोपलर इफेक्ट हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, ओके। तो हमें पता है कि इससे जो लाइट, कोई भी लाइट सोर्स है, ये हमारे पास कोई बल्ब है, ये लाइट सोर्स हो गया, इससे जो वेव प्रोड्यूस होगी वो ऐसे वेव सीरीज के रूप में निकलेगी, और इसकी जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट होती है कि भी ये वेव यहां तक ही जाएगी, इससे आगे हमें नहीं दिखेगी, लाइट नहीं पहुंचेगी। जैसे बल्ब है, मैं मान लो 500 मीटर दूर गया तो वहां पर थोड़ी बल्ब के लाइट जाएगी, नहीं जाएगी ना, वहां पर तो अंधेरा ही रहेगा। इसका मतलब इसकी जो लेंथ है, किसी भी लाइट सोर्स से जो वेव प्रोड्यूस होगी वो एक फाइनाइट लेंथ की वेव ही होगी। ये नहीं कि हमने बल्ब लगा दिया और पूरे वर्ल्ड में क्या हो गई, लाइट चली गई, ऐसा नहीं होता। हाँ, सन से जरूर है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लाइट ट्रेवल करती है, बट जो हम लाइट सोर्स लेंगे तो ये तो है नहीं कि हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सन को लेके बैठेंगे, ठीक है ना, ओके। तो जो भी किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो फाइनाइट लेंथ की होती है, और फाइनाइट लेंथ की होगी। जैसे मान लो इस लाइट सोर्स से लाइट गई, ठीक है, ये आगे हम एज्यूम कर लेते हैं कि इंटरफेरेंस में हम 2 लाइट सोर्स लेते हैं, वैसे 2 लाइट सोर्स से नहीं होगी, बट हम एक पर फील कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा लाइट सोर्स मान लो इससे बहुत अधिक डिस्टेंस पर है, ऐसे यहां रख दिया, इससे लाइट आई, और ये मान लो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कि मेरी इतनी लेंथ है, और ये आगे तक जा रही है, इसकी लेंथ ज्यादा है, ये तो यहां से प्रोड्यूस हुई है तो यहां तक क्या होगी, इसकी लेंथ इतनी सीमित होगी, क्या ये दोनों मिलेंगी? क्या नहीं। तो हमें इन दोनों को एकदम पास पास रखना है, जिससे कि दोनों वेव्स क्या हो, मिल सके, ठीक है ना। तो पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों वेव्स है वो किसी टाइम पर एक दूसरे से मिले, ठीक है। और जब नहीं मिलेंगी तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन नहीं होगा। लिखो, सो
आगे लिखो सो इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज मोर देन इंटरफेस पैटर्न is not obtained, then interface pattern is not obtained. ओके ओके, लास्ट कंडीशन लिखेंगे, 8th कंडीशन है, लिखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे। इफ सुपरपोजेज लाइट वेव्स आर प्लेन पोलराइज्ड इफ सुपरपोजेज वेव्स आर प्लेन पोलराइज्ड देन they are plane THEIR, then their plane of vibration then their plane of polarization लिखना, then their plane of polarization, then दोबारा बोल रहा हूं, when two superimposed waves are plane polarized, then their plane of polarization are lies in same plane. Then plane of polarization are lies in same plane. Otherwise, interface pattern is not obtained. ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, यदि प्रकाश तरंगे समतल ध्रुवित है, यदि प्रकाश तरंगे समतल ध्रुवित है तो उनका ध्रुवण तल एक ही तल में स्थित होना चाहिए, उनका ध्रुवण तल एक ही तल में स्थित होना चाहिए, अन्यथा व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त नहीं होगा। ओके, तो ध्रुवण क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ आप कहोगे ये पोलराइजेशन क्या आ गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या आ गई, तो ये हम आगे अपना जो फिनोमिना आएगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट, वहां पर हम इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो ये 8 कंडीशन है, ये 8 कंडीशन एक साथ ओबेड होगी तभी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, आया हुआ भी है, राइट्स द 2 नेसेसरी कंडीशन ऑफ ए इंटरफेरेंस ऑफ ए लाइट। ठीक है, इससे रीजनिंग क्वेश्चन भी बन रहे हैं कि पाथ डिफरेंस से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, पथांतर अधिक क्यों नहीं होना चाहिए, प्रकाश स्रोत संकीर्ण क्यों लेने हैं, कला संबंध प्रकाश होंगे तो क्या होगा, आयाम अगर बराबर या लगभग बराबर हम लेते हैं तो उससे क्या फायदा मिलेगा, एकवर्णीय प्रकाश की स्रोत की जगह अगर हम श्वेत प्रकाश काम में ले लें तो व्यतिकरण प्रारूप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे। अगर हम श्वेत प्रकाश लेकर भी यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दोहराएंगे, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन पॉइंट से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए, 2 3 कुछ कितने भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये लिख लेना, कंप्लीट कर लो। ओके, तो ये आप कॉपी में नोट कर लेंगे। देखो, एवरी संडे को अपनी क्लास ऑफ रहेगी। क्लास ऑफ करने का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं होगी, आपको संडे को जितना भी काम बाकी है
जो हमने रे ऑप्टिक्स से किरण प्रकाश की वाला चैप्टर पढ़ा है उसका अगर काम बाकी है तो वो होमवर्क आप कंप्लीट करोगी और इस चैप्टर का पूरा होमवर्क कंप्लीट करोगी। संडे के दिन आप जो वीडियो आपके बाकी हैं, आपका होमवर्क बाकी है तो वो आप होमवर्क कंप्लीट करोगे। ओके, मैं सबको कॉल करूँगा और आपको होमवर्क की जो कॉपी है वो चेक करवानी है, ठीक है। तो एवरी संडे को अपनी ऑनलाइन क्लास है वो ऑफ रहेगी, उसमें आपको अपना होमवर्क है वो मुझे चेक करवाना है और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है टॉपिक से रिलेटेड है वो आप प्रॉब्लम्स है वो मुझसे डिस्कस करोगे, ठीक है। मैं आपको कॉल करूँगा, ठीक है। तो आज वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लगभग इसी पर क्वेश्चन आ जाता है। ओके, यंग्स डबल स्लिट young double slits experiment or interference of light। हेडिंग डाल लेना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश की व्यतिकरण के लिए यंग का द्विस्लिट या द्विछिद्र या द्विझिरी प्रयोग भी बोलते हैं, झिरी लिख लो यहाँ पर, छिद्र की जगह झिरी। द्विझिरी प्रयोग। तो हमने जो व्यतिकरण पढ़ा है उसमें हमने देखा था संपोषी व्यतिकरण है, विनाशी व्यतिकरण है। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी, बोले तो हमें चमकीली पट्टी प्राप्त होगी, और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता शून्य प्राप्त होगी, इसका मतलब हमें काली पट्टिका प्राप्त होगी। वहां पर प्रकाश वो प्रकाश की तीव्रता शून्य मिलेगी, पूर्णतः अंधकार की स्थिति उत्पन्न होगी। तो हम इस प्रयोग की सहायता से प्रकाश के व्यतिकरण जो प्रारूप है उसको हम प्राप्त करेंगे, इंटरफेस ऑफ लाइट ऑब्टेन करेंगे, ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट से यंग्स है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने 1801 में एक एक्सपेरिमेंट किया फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए एक प्रयोग किया कि वास्तव में व्यतिकरण है कि नहीं है, ठीक है। क्या हमें पर्दे पर ऐसे चमकीली और काली पट्टियों का समूह प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो उसने जो 8 की 8 कंडीशन है उसको उसने ओबेड करके उसका उसने मतलब आवश्यक जो नेसेसरी जो कंडीशन है उन सब का पालन करके उसने पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त किया, और वो व्यतिकरण प्रारूप उसको कैसा दिखाई दिया वो हम यहाँ से हमें देखेंगे किस प्रकार से उसको व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जरूर होता है, उस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या क्या लेना पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंट वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले एडिंग डालोगे इसमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ
एक्सपेरिमेंटल सेटअप। प्रायोगिक व्यवस्था की बनावट। इस प्रयोग में हमें क्या क्या सामग्री चाहिएगी वो हम देखते हैं। ठीक है, ओके। एरो लगाकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे। इस प्रयोग में इस प्रयोग में तरंगाकर के विभाजन द्वारा दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत प्राप्त करके उनसे उत्सर्जित तरंगों के अध्यारोपण से पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त किया गया। पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त किया गया। ठीक है, तरंगाकर के विभाजन द्वारा दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत प्राप्त करेंगे। मैंने आपको कला संबद्ध प्रकाश स्रोत जब उसकी डेफिनेशन लिखवाई थी तो उसमें मैंने लिखवाया था कि कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हम किसी एक प्रकाश स्रोत से दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत प्राप्त कर सकते हैं, एक तो आयाम के विभाजन द्वारा, एक तरंगाकर के विभाजन द्वारा। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम एक तरंगागर को दो तरंगागोल में बांटकर किस प्रकार से क्या कला संबद्ध प्रकाश स्रोत प्राप्त करेंगे वो हम इस प्रयोग से देख लेंगे। ठीक है ना, ओके ओके। एरो लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखना। इस प्रयोग में एक पर्दा कैपिटल एल लगा होता है। कैपिटल एल लगा होता है जिसमें एक स्लिट एस होती है, जिसमें एक स्लिट एस होती है, स्लिट एस होती है। पूर्ण विराम। पर्दे एल के सम्मुख, कैपिटल एल के सम्मुख, पर्दे कैपिटल एल के सम्मुख एक अन्य पर्दा कैपिटल एम स्थित होता है। कैपिटल एम स्थित होता है जिसमें दो स्लिट S1 व S2 बनी होती है। पूर्ण विराम। स्लिट S1 व S2 की स्लिट S से दूरी समान होती है। S1 व S2 की दूरी स्लिट S से क्या होती है? समान होती है। स्लिट S1 व S2 की स्लिट S से दूरी क्या होती है? समान होती है। पूर्ण विराम। आगे लिखो। पर्दे M के सम्मुख एक अन्य पर्दा कैपिटल N स्थित होता है। कैपिटल N स्थित होता है।
पूर्ण विराम। अगला आपको लिखना है एरो लगाकर। जब स्लिट एस पर, जो पहले वाला पर्दा ना एल, उस पर स्लिट, हम डायग्राम से समझेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। जब स्लिट एस पर एक वर्णीय प्रकाश, जब स्लिट एस पर एक वर्णीय प्रकाश डाला जाता है, जब स्लिट एस पर एक वर्णीय, हमें पता है कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त लिखी थी क्या, कि प्रकाश क्या होना चाहिए, प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए, बोले एक ही रंग का होना चाहिए, श्वेत नहीं होना चाहिए। आप लाल प्रकाश ले सकते हो, हरा ले सकते हो, नीला, बैंगनी, येलो, कैसा भी ले सकते हो, ठीक है ना। जब स्लिट एस पर एक वर्णीय प्रकाश डाला जाता है तो पर्दे एन पर एकांतर क्रम में, पर्दे एन पर एकांतर क्रम में, पर्दे एन पर एकांतर क्रम में चमकीली व काली पट्टियां प्राप्त होती है। चमकीली व काली पट्टियां प्राप्त होती हैं। चमकीली व काली पट्टियां प्राप्त होती हैं। पूर्ण विराम। इन चमकीली व काली पट्टियों को, इन चमकीली व काली पट्टियों को फ्रिंजे कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिंजे। इन चमकीली व काली पट्टियों को फ्रिंजे कहते हैं। फ्रिंजे कहते हैं। पूर्ण विराम। आगे लिखो। पर्दे पर इन फ्रिंजों के समूह को पर्दे पर इन फ्रिंजों के पर्दे पर प्राप्त इन फ्रिंजों के समूह को, इन फ्रिंजों के समूह को व्यतिकरण प्रारूप कहा जाता है। तो ये जो चमकीली और काली, दीप्त और अदीप्त भी बोल सकते हैं। चमकीली, दीप्त, दीप्त बोले तो चमकीली और अदीप्त बोले तो काली। दीप्त और अदीप्त फ्रिंजे मिलेगी और इन दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण प्रारूप बोलेंगे। तो व्यतिकरण बोले तो चमकीली और काली फ्रिंजों का जो समूह होगा वही व्यतिकरण प्रारूप होगा। अगर हमें चमकीली और काली फ्रिंजों का समूह अगर दिख रहा है तो व्यतिकरण प्रारूप है, अदरवाइज नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नोट करेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है उसकी कंस्ट्रक्शन। इन दिस एक्सपेरिमेंट, two coherent light sources are obtained by wavefront division method, and interference pattern is obtained on the screen. Interference pattern is obtained on the screen. तो इसमें हमें टू कोहेरेंट लाइट सोर्स है वो वेवफ्रंट डिवीजन मेथड से ऑब्टेन करने हैं। मैंने आपको
कोहेरेंट लाइट सोर्स बताया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था किसी एक लाइट सोर्स से हम 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। 2 मेथड थे, एक वेव फ्रंट डिवीजन मेथड था और एक क्या था, एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड। यहाँ पर वेव फ्रंट डिवीजन मेथड से हम 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेज प्रोड्यूस करेंगे और उन 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेज से जो लाइट वेव प्रोड्यूस होगी उनके सुपर इम्पोजिशन से हमें स्क्रीन पर इंटरफेस पैटर्न ऑब्टेन होगा। ओके, अगला पॉइंट लिखना एरो लगाकर। इन दिस एक्सपेरिमेंट a screen capital L is placed. In this experiment, a screen capital L is placed, which have slit capital S, which have slit capital S. ओके, फुल स्टॉप। आगे लिखना, इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन कैपिटल L, इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन कैपिटल L, other screen capital M is placed, other screen capital M is placed, which have 2 slits S1 and S2. Which have 2 slits S1 and S2. Full stop. The distance of slits S1 and S2 from the slit S, the distance of slits S1 and S2 from the slit S are equal. S से S1 और S2 की डिस्टेंस इक्वल होगी। फुल स्टॉप। आगे लिखो, in the front of screen capital M, in front of screen capital M, other screen capital N is placed, other screen capital N is placed. कहने का मतलब इस एक्सपेरिमेंट में 3 पर्दे काम में लेने हैं, 3 पर्दे लेने हैं, 3 स्क्रीन होंगी इसमें। एक स्क्रीन पर एक स्लिट बनी होगी, दूसरी स्क्रीन पर 2 स्लिट बनी होगी और तीसरी स्क्रीन पर कोई स्लिट नहीं होगी। एन जो स्क्रीन उस पर कोई स्लिट नहीं है। 3 स्क्रीन लेनी है काम में, ठीक है। ओके, और एक लाइट सोर्स लेना है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होगा, एक बड़ी प्रकाश स्रोत होगा। एरो लगाकर अगला पॉइंट लिखना, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन स्लिट S, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही रंग का प्रकाश है, क्योंकि हमें पता है कि इंटरफेरेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन पे यही एक कंडीशन ये भी थी कि लाइट सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। आपको व्हाइट लाइट यूज में नहीं लेनी है। लाइट है वो रेड कलर की भी हो सकती है, येलो कलर की भी हो सकती है, ब्लू कलर की हो सकती है, ऐसी बट मोनोक्रोमेटिक लेनी है, एक ही कलर की लेनी है। व्हेन द मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन स्लिट S, then bright and dark bands, then bright and dark bands are obtained on the screen capital N in alternating order. Then bright and dark bands are obtained on the screen capital N in alternating order. अल्टरनेटिंग ऑर्डर में आएंगे डार्क
ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे अल्टरनेटिंग ऑर्डर में। ओके, फुल स्टॉप। आगे लिखो, दीज ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर कॉल्ड फ्रिंजेज। These dark या these bright and dark bands are called fringes। इन डार्क और ब्राइट जो बैंड्स होंगे, पट्टिकाएं होंगी, इनको हम फ्रिंजेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिंजेज। एंड ग्रुप ऑफ these fringes is called and group of these fringes is called interference pattern। is called interference pattern। ठीक है, ये जो हमें जो ब्राइट और डार्क जो फ्रिंजेज मिली है, जो बैंड्स मिले हैं, इन पूरे बैंड्स का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम इंटरफेरेंस पैटर्न बोल रहे हैं। इसका मतलब इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस इज व्हाट? इंटरफेरेंस में आपको ऐसे चमकीली और काली ब्राइट और डार्क फ्रिंजों का एक ऐसा समूह दिखाई देगा। उस पूरे समूह को, उस पूरे ग्रुप को ही हम इंटरफेरेंस पैटर्न बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे 3D में देखें तो ये ऐसे दिखेगा। ऐसे हमें डायग्राम नहीं बनाना है, हम अलग बनाएंगे, लेकिन ये समझाने की बता। जैसे ये स्क्रीन एल हो गई, ये एक पर्दा है, इसमें स्लिट बनी हुई है, एक ऐसे झिरी बनी हुई है S1। ठीक है, इसके आगे एक दूसरा पर्दा होगा जिसमें 2 स्लिट बनी होंगी। दूसरा पर्दा होगा, उसमें 2 स्लिट बनी होंगी ऐसे, एक ये स्लिट और एक ये स्लिट, S1 और S2। S1 और S2 की इससे डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक है, ये ऐसे है स्क्रीन। इसके आगे एक स्क्रीन और होगी, इसको M बोलेंगे और इसको N बोलेंगे। इस पर हमें ऐसे फ्रिंजेज ऑब्टेन होंगी। ऐसे हमें बैंड्स नजर आएंगे अल्टरनेटिंग ऑर्डर में। देखो ये क्या है? डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ऐसे अल्टरनेटिंग ऑर्डर में ऐसे पट्टिका नजर आएंगी हमें, जो पर्दा एन होगा उस पर। जब यहाँ से कोई हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी, लाइट सोर्स होगा कोई भी, उससे हम जैसे यहाँ से रेड कलर, लेजर लाइट से रेड कलर की लाइट डालेंगे तो ये यहाँ पर हमें अल्टरनेटिंग ऑर्डर में और भी आप इसको आगे तक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम और भी फ्रिंजें बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ये क्या हो गई? ब्राइट होगी, ये डार्क होगी, ये ब्राइट, ऐसे हमें स्क्रीन पर ऑब्टेन होंगे। ठीक है ना, तो ये जो डार्क और ब्राइट जो बैंड्स है, इसको हम फ्रिंजेज बोलते हैं। ये जो पट्टिका है, इनको हम फ्रिंजेज बोलते हैं। और इन फ्रिंजों के पूरे ग्रुप को, ये जो हमें स्क्रीन पर जो पैटर्न ऑब्टेन हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये तो केवल समझाने के लिए बताया कि इस प्रकार से होगी, बट हमें ये डायग्राम में नहीं बनाना। अब इस डायग्राम को समझना अच्छे से। सभी स्केल, पेंसिल, प्रकार लेके बैठ जाओ। ओके, मैं अपना प्रकार और स्केल लेके आ रहा हूं। ये लिया। ये कोई स्क्रीन है, ऐसे लेनी है स्क्रीन।
ये स्क्रीन आ गई, ठीक है, ये स्क्रीन एल हो गई। यहाँ पर ऐसे अब मैं डॉटेड लाइन से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जिससे रे डायग्राम, किरण चित्र, ठीक है। ये हमारे पास कोई स्क्रीन है, इसमें देखो छोटा सा स्लिट बनी हुई है, इसको हम एस बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे एक स्लिट और होगी, इसके आगे एक स्क्रीन और होगी, स्क्रीन, इस पर 2 स्लिट बनी होंगी, ठीक है। ये S1 होगी और ये S2 होगी। S1 और S2 की देखो S से डिस्टेंस क्या इक्वल है, इक्वल लेनी है हमें, और दोनों जो लाइट सोर्स है वो पास पास है और नैरो लेने हैं। ये हमने इंटरफेरेंस में देखा था, दोनों पास पास है और नैरो भी, दोनों स्लिट पास पास होनी चाहिए और नैरो, ये बहुत ही पतली सी आपको झिरी या स्लिट लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास स्क्रीन क्या होगी, ये तीसरी वाली स्क्रीन है, ये स्क्रीन एन होगी, जिस पर हमें इंटरफेस पैटर्न इस पर बनेगा, और ये एम स्क्रीन होगी, ठीक है। अब देखिए, यहां पर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होगा, ये कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, ऐसे डेस, ठीक है। हमें पता है कि कोई भी मोनोक्रोमी, ये अपना पॉइंट सोर्स है, ये कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स। इससे कैसा वेवफ्रंट प्रोड्यूस होगा, इससे स्फेरिकल वेवफ्रंट प्रोड्यूस होगा, ऐसे। इसे कैसा वेवफ्रंट, स्फेरिकल। तो हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया उसका, ठीक है। अब हमें पता है कि वेव जो है, वेव ऐसे बनती है। तो यहां पर हमें किसी भी लाइट सोर्स से वेव, हमें पता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न तभी मिलेगा जब आपके 2 लाइट सोर्स से वेव आएंगी और वेव क्या होंगी, मीट होंगी, ओके। कहीं पर उनके श्रिंग बोले तो क्रिस्ट और ट्रोट मिलेंगे, बोले तो गर्त मिलेंगे, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जहां पर एक का ट्रोट दूसरे का क्रिस्ट, बोले तो एक का गर्त दूसरे के श्रृंग पे मिलता है, वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बोले तो विनाशी व्यतिकरण होगा। बट यहाँ पर हमें वेव्स नहीं लेनी, यहाँ पर हमें क्या लेना है, वेव फ्रंट लेना है। और वेव फ्रंट को कैसे बनाना है, देखो पहले क्या आता है, किसी भी वेव में क्या आता है, क्रिस्ट आता है, सरंग आता है। तो हमें सरंग को वेव फ्रंट के रूप में शो करना है, ठीक है ना। और कंटिन्यूस वेव फ्रंट जो होगा वो तो क्या होगा, सरिंग होगा, और आगे क्या आ गया, गर्त आ गया, ट्रोट आ गया। तो इसके आगे जो हम डॉटेड वेव फ्रंट बनाएंगे, तो कंटिन्यूस जो आपकी लाइन आर्क होगा वो तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्रिस्ट को, और जो डॉटेड होगा वो किसको। अब देखो, इससे वेव प्रोड्यूस, वेव नहीं बनाया, वेव फ्रंट बनाया है। तो पहले हमने क्या शो कर दिया, क्रिस्ट। अब इसके आगे हमने एक वेव फ्रंट और बना देते हैं, और क्रिस्ट के बाद में क्या आएगा, ट्रोट। तो ट्रोट वाले वेव फ्रंट को हमने क्या शो कर दिया, डॉटेड से शो कर दिया, ठीक है। अब ये वेव फ्रंट इस पर इंसिडेंट होगा, तो यहाँ पे भी एक स्लिट बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये भी एक लाइट सोर्स की तरह, देखो आप देखो, यहाँ से मैं लाइट डालूंगा तो इस छेद से, इस छिद्र से, इस होल से आपकी लाइट बाहर निकलेगी ना। तो ये भी एक पॉइंट सोर्स की तरह होगा। तो ये एक ही लाइट सोर्स है, तो इससे भी ऐसे ही हम लाइट रे प्रोड्यूस कर देते हैं, वेव फ्रंट बना देते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका क्रिस्ट, और ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रोट हो गया। फिर अगेन क्या आ गया, अपना क्रिस्ट आ गया। तो क्रिस्ट को आप कंटिन्यूअस लाइन से बनाएंगे और ट्रोट को हमें क्या बनाना है, डॉटेड लाइन से। अब देखो, ये जो वेव फ्रंट आया है, वो वेव फ्रंट इन दोनों जो होल्स है,
इन दोनों छिद्र पर इंसिडेंट होगा। तो ये एक वेव फ्रंट है वो इससे भी निकलेगा और इससे भी। तो एक वेव फ्रंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया ना। तो मैंने यही कहा है कि यहाँ पर S1 और S2 है वो दो एक कोहेरेंट लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पर हम टू कोहेरेंट लाइट सोर्स S1 और S2 दोनों क्या होंगे, कोहेरेंट लाइट सोर्स होंगे। यहाँ पर ये सोर्स नहीं है, एक्चुअल में कोई लाइट सोर्स नहीं है, बट यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से लाइट आएगी फिर इस पर गिरेगी तो इससे भी तो बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलेगी। इसका मतलब लाइट किससे आती है, लाइट सोर्स से। तो यहाँ पर S1 और S2 जो कोहेरेंट लाइट सोर्स है उसकी तरह बिहेव करेंगे, कला संबंध प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे। यहाँ पर हम एक तरंगागर को दो तरंगागरों में विभाजित करेंगे और हमें व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा। अब यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी वेव प्रोड्यूस होगी, यहाँ से वेव प्रोड्यूस होगी। ये दोनों क्या होंगे, कोहेरेंट लाइट सोर्स, कला संबंध प्रकाश स्रोत होंगे। इससे जो तरंग निकलेगी इससे निकलेगी, वो मिलेगी, हमें क्या मिलेगा, व्यतिकरण प्रारूप मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से भी जो तरंगे निकलेगी तो तरंगे मिलेंगी और मिलने से हमें इस पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त, इंटरफेस पैटर्न ऑब्टेन होगा। बट यहाँ पे भी हमें जो वेव्स है वो वेव्स नहीं बनानी है, वो क्या बनाना है, इस ऑर्डर में। तो यहाँ से समझना ये तो होगा। अब देखना इधर से, देखिए यहां से मान लो पहले हमने क्या बना दिया, इसका क्रिस्ट बना दिया, इसका क्रिस्ट बनाएंगे पहले। ये इसका क्रिस्ट आ गया, पहले क्रिस्ट ही होगा। ओके, आ गया। अब इतनी रेडियस का इधर आपको इससे भी पहले क्या प्रोड्यूस होगा, क्रिस्ट ही प्रोड्यूस होगा। तो इतनी ही रेडियस का आपको इस पर ऐसे आर्क लगाना है। ये दोनों यहां पर मीट करने चाहिए। कहां पर, यहां पर मीट करने चाहिए। ठीक है। अब इससे क्या आ गया, क्रिस्ट आ गया। अब इसका क्या आएगा, डॉट आएगा। तो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, थोड़ा सा आर्क को खोल दो और ऐसे डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ओके, अब इतना ही आर्क लेकर इस पर ड्रॉ कर देते हैं। कटने दो, कटनेंगे अपने आप ही कट जाएंगे। ठीक है। अब आर्क और बढ़ा दिया। अब क्या आएगा, डॉटेड आ गया, इसका ट्रोट आ गया। अब क्या आएगा, क्रिस्ट आएगा। ये क्रिस्ट आ गया। अब इसका क्रिस्ट बना लेते हैं। इसका क्रिस्ट आ गया, ये अपने आप करते जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट दोनों का क्या आएगा, ट्रोट आएगा, मतलब डॉटेड लाइन आएगी। तो और बढ़ा देते हैं और डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, इससे भी इतने ही आर्क की डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो। इसका भी क्या आ जाएगा, आपके पास ट्रोट आ जाएगा। ओके, एक और बना लेते हैं। अब इसका क्या बनाएंगे, हमें क्रिस्ट बनाएंगे ऐसे, और इसका भी क्रिस्ट बना देते हैं। आ गया समझ में, आ गया। अब देखिए आपस में कट रहे हैं, ये जो वेव फ्रंट आपस में कट रहे हैं, और जहां पर ये वेव फ्रंट कट रहे हैं इसका मतलब वहां पर वेव्स क्या हो रही है, मीट हो रही है। वहां पर वेव्स क्या हो रही है, मीट हो रही है। अब देखिए पहले इस बीच वाले पॉइंट को देखो। इस यहां से जो वेव निकली है या वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट किसको शो कर रहा है, जो कंटिन्यूअस वेव फ्रंट है, जो सतत तरंगागर है या सतत जो हमने चाप बनाया है, सतत चाप है वो श्रृंग को व्यक्त करेगा और असतत चाप वो गर्त को व्यक्त करेगा। तरंग है वो लगातार सरंग और गर्त के रूप में चलती है। तो हम यहाँ पर तरंग न लेकर तरंगागर काम में ले रहे हैं। जो सतत तरंगागर है वो सरंग को व्यक्त कर रहा है, जो असतत डॉटेड जो तरंगागर बनाया है वो गर्त को दर्शाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, इससे ये तरंगागर है, इससे ये, यहाँ पर दोनों सतत चाप मिल रहे हैं। सतत चाप किसको व्यक्त कर रहा है, सरंग को। तो यहाँ पर दोनों तरंगों, इससे और इससे जो तरंग उत्पन्न होती है उनके क्या बन रहे हैं, सरंग मिल रहे हैं। इसको हम छोटे से एक सर्किल द्वारा बना लिया। यहाँ पर देखो दोनों डॉटेड मिल रहे हैं, बोले तो गर्त मिल रहे हैं, दोनों के छोटा सा सर्किल बना लिया। यहाँ पर आगे चलिए, दोनों के क्या मिल रहे हैं, सरंग मिल रहे हैं।
यहाँ पर दोनों के क्या मिल रहे हैं, गर्त गर्त मिल रहे हैं। यहाँ पर दोनों के क्या मिल रहे हैं, सरंग सरंग मिल रहे हैं। जहां पर सरंग सरंग मिले, गर्त गर्त मिलते हैं, वहां पर कौन सा व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण। और संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में पर्दे पर कैसी फ्रिंज ऑप्टेन होगी, इन सभी पॉइंट को अगर हम मिला दें तो पर्दे पर संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी। हमें यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। कैसी फ्रिंज मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ठीक है ना। अब इससे ऊपर चलिए, यहाँ पर देखिए, इससे तो क्या है, ये सतत है और इससे क्या है, असतत। सतत और असतत मिल रहे हैं। बोले तो इसका तो श्रृंग मिल रहा है और इसका गर्त मिल रहा है। ठीक है, इन पॉइंट को हम ऐसे गहरे ऐसे सर्किल बना लिया, छोटा सा पॉइंट बना लिया। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसका क्या है, सरंग है और इसका गर्त है। यहां मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो सरंग गर्त मिल रहे हैं, तो कौन सा विनाशी व्यतिकरण होगा, और इनको हम मिलाएंगे तो पर्दे पर हमें डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगी। ठीक है, नीचे वाली साइड में चले तो अगेन इस पर इसका सरंगर्त 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 सरंगत मिलेंगे, तो हमें पर्दे पर ऐसे डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये ब्राइट डार्क ऐसे आपको फ्रिंजेज मिलेंगी, और अगर आप इसको 3D में देखोगे तो आपको ऐसे फ्रिंजेज ऑब्टेन होंगे। इसमें देखो, यहां पर क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऐसे हो रहा है, ये एक वेव है। ओके, और दूसरी जो वेव है वो किस प्रकार से इस पर सुपर इम्पोज हो रही है, वो इस प्रकार से इस पर सुपर इम्पोज हो रही है। ऐसे दूसरी जो वेव्स है वो ऐसे इस पर सुपर इम्पोज हो रही है। ऐसे एम्पलीट्यूड इनका नियरली इक्वल है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। ऐसे सुपर इम्पोज हो रही है। बोले तो इसका क्रिस्ट एक पर सुपर हो रहा है, और इसका जो ट्रोट है वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, संपोषी व्यतिकरण है। ये कैसा है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो हमारे जो रिजल्टेड वेव मिलेगी वो ये मिलेगी। इससे जो रिजल्टेड वेव मिलेगी वो ये मिलेगी। उसका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा तो क्या मिलेगा, हमें इंटेंसिटी भी मैक्सिमम मिलेगी। इस कंडीशन में अगर देखें, इस कंडीशन में देखो, इसका क्या है पहले, इसका क्या है, इसका पहले क्या है, ये वेव ऐसे बनेगी। पहली वाली वेव को हमने बना लिया। ठीक है, दूसरी वाली वेव का क्या है, डोटेड है, बोले तो गर्त मिल रहा है इससे। तो दूसरी वाली जो वेव है वो ऐसे है आपके पास। ठीक है, ऐसे मिल रहे, एक का इसका क्रिस्ट इसके ट्रोट से, क्रिस्ट ट्रोट से ऐसे। तो जो रिजल्टेड वेव मिलेगी वो हमें ये मिलेगी, ये रिजल्टेड वेव आएगी। बोले तो इंटेंसिटी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ये अपनी रिजल्टेड वेव है। परिणामी तरंग है। एक में हिंदी में लिख देता हूं, एक में इंग्लिश में। परिणामी तरंग। इसी प्रकार यहां पर देखो तो देखो, इसका क्या है, क्रिस्ट है, इसका क्या है, ट्रोट है। तो सेम ऐसे ही चलेगा ये भी। और दूसरी वेव जिस पर ऐसे सुपर इम्पोज हो रही है, तो रिजल्टेड जो मिलेगी आपको ये मिलेगी। यहाँ पर इंटेंसिटी 0 आएगी।
ठीक है, इंटेंसिटी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ये रिजल्टेड वेव आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, बोले आयाम अधिकतम हो गया, तो तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी, तीव्रता अधिकतम है तो ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होगी, और यहाँ पर हमें डार्क ऑब्टेन होगी। तो पर्दे पर हमें ऐसे ऑब्टेन हो गया, देखो Young's double-slit experiment. Interference in light waves from two sources was first demonstrated by Thomas Young in 1801. A schematic diagram of the experimental setup is shown here. Light was made to pass through a slit SO. The waves emerging from this slit was made to pass through two parallel slits S1 and S2. These two slits served as a pair of coherent light sources because waves emerging from them originate from the same wave front and therefore maintain a constant phase relationship. Thomas Young observed that the light from S1 and S2 produced on the viewing screen a visible pattern of bright and dark parallel bands called fringes. What causes bright and dark fringes? A bright fringe appears if the light emerging from S1 and S2 interfere constructively, and a dark fringe appears if the light from the two slits combine destructively at any location on the screen.